हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि में पड्डा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज, जैसा कि इसके पहले की वीडियो में हमने चर्चा किया था भारत के क्लाइमेट्स यानी भारतीय जलवायु के विषय में हमने चर्चा किया था। उसकी पहले वीडियो हमने बेसिक फीचर्स देखे थे, क्या क्या हैं भारतीय जलवायु को, कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। इन सब बातों की चर्चा हमने इससे पहले की वीडियो में की थी। आज की इस वीडियो में हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से पहले हमने छोड़ा था। तो चलिए वही से शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा था कि हिमालय प्रभावित करता है, हिंद महासागर के जो एरियाज हैं वो भी भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो कैसे प्रभावित करते हैं, इन सब बातों की चर्चा आज करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि आपको बातें शायद समझ में नहीं आती। तो आप पूरी वीडियो को देखें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आगे आने वाली सभी वीडियो को क्रम से लेकर आ पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज भारतीय मानसून में जो बचे हुए पार्ट हैं समझने का प्रयास करेंगे। उसमें देखिए, भारत में दो सीजन्स में हमें वर्षा देखने को मिलती है। बेसिकली एक तो हमें शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है, दूसरी हमें ग्रीष्म ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। बेसिकली भारत की बात करें या विश्व की बात करें, चूंकि भारत में आज अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो इसलिए भारत की बात करेंगे। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं सामान्यतः, जिसमें वो 4 प्रकार की कौन कौन सी ऋतुएं हैं एक बार उनको नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जैसे शुष्क ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शुष्क ऋतु जिसे हम कहते हैं, पहली होती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? ये मार्च महीने से शुरुआत हो जाती है और जून तक ग्रीष्म ऋतु हमें देखने को मिलती है। क्या 15 मार्च से इसकी शुरुआत मान लेते हैं, 15 मार्च से 15 जून तक। ये डाटा कई बार होते हैं कि 2-4 आगे पीछे होते हैं, तो उससे आप घबराइएगा मत, पर आप इतना याद रखिए कि ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के बीच में जो ऋतु होती है उसे हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। शुष्क ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। देखिए, शुष्क बात कर रहे हैं हम यहाँ, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। इसी के बाद देखिए दूसरी जो ऋतु आती है वो आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु की बात करें तो 15 जून के बाद यानी 16 जून से लेकर, क्या 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक, 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु हमें देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऋतु है वो है शरद ऋतु। क्या शरद ऋतु। इसी ऋतु में शरद ऋतु के समय ही लौटते मानसून ये ऋतु हम इसे कहते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है। अभी एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इसे लौटते मानसून की ऋतु भी कहते हैं। और यह 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक हमें देखने को मिलती है। 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक हमें देखने को मिलती है शरद ऋतु। इसके बाद शरद ऋतु के बाद जो चौथी ऋतु होती है वह ऋतु होती है शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु 15 दिसंबर यानी 16 दिसंबर से लेकर 16
14 मार्च तक, 16 दिसंबर से लेकर 14 मार्च तक के ऋतु को शीत ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु हो गई, वर्षा ऋतु हो गई और ग्रीष्म ऋतु हो गई। इस तरह से 4 ऋतुओं के विषय में हम पढ़ते हैं। वर्तमान में अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु के बाद जून, चूंकि 16 जून बीत चुका है, तो अब इस समय वर्षा ऋतु आ गई है। वर्षा ऋतु में कहीं कहीं हम देख रहे हैं, अभी पूरे भारत में तो वर्षा बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन वर्तमान में वर्षा देखने को मिल रही है। तो हम शुरुआत करेंगे ग्रीष्म ऋतु से, आज बात करेंगे वहीं से, और फिर वर्षा ऋतु तक चलेंगे। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, यानी जो 15 मार्च है, 15 जून के बीच की स्थिति क्या होती है, इसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, इतनी सारी चीजें हो गई हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि ये ऋतुएं आखिर परिवर्तित क्यों होती हैं, क्या रीजंस होता है इनके परिवर्तन का, क्या कारण होता है। चूंकि पृथ्वी, हमने आपको बताया था कि ये ग्लोब की भांति है और पृथ्वी क्या हुई है, पृथ्वी पर इस तरह से रेखाएं खींची गई हैं और इन्हीं रेखाओं के आधार पर हम एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा, 2 तरह की रेखाएं हमने ये काल्पनिक रेखाएं खींच रखी हैं। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है, यानी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ही, 23.5 डिग्री पृथ्वी के झुकाव के कारण ही हम ये जान पाते हैं कि पृथ्वी पर जो सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें मिलती हैं हमें, यानी सूर्य से ही पृथ्वी पर संपूर्ण भाग पर प्रकाश मिलता है, ताप मिलता है। चूंकि पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, नतीजा ये होता है कि पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर तापमान एक जैसे देखने को नहीं मिलता है। सूर्य की स्थिति पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2 बार हमें देखने को मिलती है। एक बार सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी भूमध्य रेखा से, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हमने बात किया कि भूमध्य रेखा से हमने 2 बराबर भागों में इसे बांट रखा है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो हम जानते हैं कि 6 महीने सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति होती है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन होता है, यानी शीत ऋतुएं उस समय चरम सीमा पर होती हैं। उसी तरह से जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति होती है, यानी सूर्य जब उत्तरायण होता है, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हमें देखने को मिलती है। तो ये प्रक्रियाएं 6 महीने के अंदर अंतराल पर होती हैं। चूंकि पृथ्वी गोल है तो 3 माह अगर हम बात करें, इस तरह से देखें अगर हम, तो ये कर्क रेखा है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और फिर 23.5 डिग्री की बात करें। यहां है मकर रेखा, भूमध्य रेखा और मकर और कर्क रेखा के बीच के, जो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय जोन में रखते हैं। चूंकि उष्णकटिबंधीय जोन में इसलिए रखते हैं क्योंकि सूर्य की स्थिति इसके बीच में ही हमें लंबवत दिखाई देती है। सूर्य की स्थिति हमें लंबवत दिखाई देती है। सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में, यानी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच में, यहां पर सूर्य की लंबवत किरणें हमें देखने को मिलती हैं, यानी इस गोलार्ध में। तो 3 महीने, यानी जब सूर्य की स्थिति माने 22 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य 22 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, तो उस समय 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात हमें देखने को मिलती है। सूर्य जैसे जैसे भूमध्य रेखा 22 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने लगती है, यानी सूर्य धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में एंट्री करता है और धीरे धीरे एंट्री करते करते 21 जून, याद रखें 21 जून
को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत हमें चमकती दिखाई देती हैं, यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में हमें यानी कर्क रेखा पर हमें देखने को मिलती है। फिर 21 जून के बाद पुनः सूर्य दक्षिणायन होता है और सितंबर तक 23 सितंबर तक सूर्य पुनः 23 सितंबर तक सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके बाद सूर्य की स्थिति पुनः दक्षिणायन होने लगती है और यानी मार्च से जून के बीच की बात करें, मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने इसे लग जाते हैं कर्क रेखा तक पहुंचने में, पुनः वापसी करने में 3 महीने लगते हैं। यानी सूर्य की स्थिति 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहेगी और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी। इसी के कारण ऋतुएं जो है परिवर्तित होती रहती हैं। क्या ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं? इसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए 2 चीजें होती हैं। पूछा जाता है कि पृथ्वी एक घूर्णन गति करती है और एक परिक्रमण गति करती है। 2 कॉन्सेप्ट यहां देखने को हमें मिलते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, किस क्रिया विधि के कारण यानी पृथ्वी के कौन से क्रिया के कारण, कौन से कार्य के कारण भारत में ऋतु परिवर्तन देखने को मिलती है। अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं भारत में ऋतु परिवर्तन देखने को मिलती है। जबकि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में किस क्रिया विधि के द्वारा हमें ऋतु परिवर्तन देखने को मिलती है, तो आप कहेंगे परिक्रमण गति के कारण। परिक्रमण गति क्या है? परिक्रमण गति यह है कि सूर्य को स्थिर मान लेते हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और ये घूमते घूमते सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 365 दिन लगते हैं। यानी परिक्रमण गति के कारण ही सूर्य की स्थिति में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण ही ऋतु परिवर्तन होती रहती है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा है कि पूछा जाता है दिन रात किस गति, पृथ्वी के किस गति के कारण दिन रात होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने के बावजूद भी पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती है। तो एक बिंदु अगर मान ले, चूंकि पृथ्वी ऐसे गोल है, तो एक बिंदु मान ले कहीं से, पुनः उस बिंदु को राउंड लेने में 24 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को। तो घूर्णन गति क्या है? जो दैनिक गति इसकी है, यही घूर्णन गति है। यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं और पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, 24 घंटे लग जाते हैं। इस बात को भी समझेंगे, चूंकि हमने देशांतर के आधार पर इसे बांटा है। पृथ्वी को हमने देशांतर के आधार पर भी बांटा है। तो 0 डिग्री देशांतर से लेकर 180 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर तक सूर्य की जो स्थिति मिलती है 12 घंटे हमें मिलती है। उसके अपोजिट यानी जब सूर्य पूर्वी गोलार्ध में रहता है तो उस समय पश्चिमी गोलार्ध में हमें रात देखने को मिलती है। लेकिन सूर्य की स्थिति जैसे जैसे बदलती रहती है वैसे वैसे दिन रात में भी परिवर्तन होता रहता है। 180 डिग्री जो देशांतर है, उस देशांतर से तिथि रेखा का निर्धारण करते हैं। इसके विषय में भी चर्चा हमने किया था। तो चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्यों ऐसा होता है।
अब आगे बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु, इसी के कारण होता है चूंकि पृथ्वी पर अब क्या है, सूर्य की स्थिति हमें उत्तरायण देखने को मिल रही है। सूर्य की स्थिति हमें क्या उत्तरायण देखने को मिलती है। दूसरा कॉन्सेप्ट और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब सूर्य भूमध्य रेखा से, चूंकि जो इसका दक्षिणतम बिंदु है यहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट, कन्याकुमारी के पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट, जबकि बात करें हम अंडमान निकोबार आइसलैंड पर इंदिरा पॉइंट की तो 6 डिग्री 4 मिनट हमने देखा था कि इसके अक्षांशीय विस्तार हमें दक्षिणतम जो अक्षांशीय विस्तार हमें देखने को मिलता था, यानी उत्तरी अक्षांश है, चूंकि भूमध्य रेखा से ऊपर है तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थिति हमें सबसे देखने को मिलती है। तो सूर्य अब क्या करेगा, जब उत्तरी गोलार्ध में एंट्री करेगा 22 मार्च के बाद, 22 मार्च के बाद सूर्य विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा से क्या करेगा, उत्तर की तरफ चलेगा। तो कर्क रेखा तक पहुंचने में इसे हमने बताया कि 21 जून तक का समय लग जाता है। 22 मार्च से ही शुरू हो जाती है हमारे पास ग्रीष्म ऋतु। क्या शुरू हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण। अब सूर्य के उत्तरायण होने से प्रभाव क्या होता है, जाहिर सी बात है कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो यहां पर तापमान क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी, उत्तरी गोलार्ध में तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होने के कारण क्या होगा कि जैसे स्थल भाग है, चूंकि पृथ्वी जो भारत का क्षेत्र स्थल भाग है, इसके दक्षिण में हम देख रहे हैं जल क्षेत्र है, तो स्थल भाग पर जब तापमान बढ़ेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा और जल पर हाई प्रेशर होगा, यानी तापमान की अधिकता के कारण अत्यधिक गर्मी होने के कारण यहाँ की हवाएं क्या करेंगी, आज गर्म हो जाएंगी और गर्म होने के बाद ये ऊपर उठेंगी तो लो प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र इसी को कहेंगे हम। तो निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थल पर जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे स्थिति, जैसे जैसे सूर्य की स्थिति उत्तर हो जाएगी, उत्तरायण में होती जाएगी कर्क रेखा के पास तक, तो उस समय धीरे 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 लो प्रेशर भी आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और उसी समय दूसरी बात करें तो उसी समय सागरीय क्षेत्र पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हवाएं जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, यानी हमेशा उच्च वायु दाब से हवाएं निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। क्यों चलती हैं इसे भी समझते हैं। देखिए, जब यहां पर लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगी, हवाएं अधिक गर्म हो जाएंगी, गर्म होकर हवाएं रुकेंगी नहीं। हवाओं का अपना एक स्वरूप है, हवाएं जब गर्म होती हैं, जब भी भाप के रूप में हवाएं बनेंगी, क्योंकि हवाओं में आर्द्रता पाई जाती है, तो जब गर्मी होगी अधिक तो वो स्टीम बनेगी, भाप बनेगी और हवा फिर रुकेगी नहीं, क्या करेगी, ऊपर जाएगी। गैस हमेशा ऊपर जाती है तो हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगेंगी। नतीजा क्या होगा कि ये क्षेत्र खाली स्थान हो जाएगा, क्योंकि यहां से हवाएं बहुत मात्रा में ऊपर जाएंगी। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए जो हाई प्रेशर उच्च वायु दाब की हवाएं हैं वो क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी, यानी इस तरफ मूव करेंगी इस खाली स्थान को भरने के लिए। तो ये रीजन होता है कि हमेशा हवाएं जब भी चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, और यही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने के कारण ही भारतीय मानसून पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक, हाई प्रेशर लो प्रेशर समझ गए आप, और एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, हाई प्रेशर लो प्रेशर पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, चूंकि पृथ्वी पर क्या है, उष्णकटिबंधीय अंतः उष्णकटिबंधीय जोन जिसे हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्या, अंतः उष्णकटिबंधीय, इसी को कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल
कन्वर्जन जोन, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इसी को कहेंगे अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। इसका मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो हम कहेंगे ITCZ। अब समझेंगे ITCZ, हम समझ गए ITCZ क्या है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर यानी अत्यधिक तापमान और निम्न तापमान के बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम एक रेखा के द्वारा निर्धारित कर देते हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र और इधर उच्च वायुदाब क्षेत्र है, दोनों के बीच का जो ये निर्धारण करती है इसी रेखा को ITCZ कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो क्या होता है इसी ITCZ में क्या होता है, खिसकाव होता है। समझने का प्रयास करेंगे एक बार और। देखिए, चूंकि पृथ्वी पर तापमान में अब क्या होगा, अलग अलग क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलेगा। नतीजा क्या होगा कि भारत के ITCZ जो क्षेत्र है इसमें जैसे जैसे तापमान यानी सूर्य की स्थिति जैसे जैसे उत्तरायण हमें देखने को मिलेगी वैसे वैसे ITCZ क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। यानी पेटियां क्या हैं, जो ये ITCZ वाली जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ये पेटियां बन जाती हैं, ये पेटियों में मूवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएंगी, ये उत्तर की तरफ मूव कर जाएंगी। उत्तर की तरफ मूव करेंगी तो अब नतीजा क्या होगा कि निम्न वायुदाब क्षेत्र ऊपर की तरफ खिसकता जा रहा है। अब हाई प्रेशर से हवाओं की एंट्री भारत में होने लगेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और यही समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसा होने से क्यों ऐसा होता है कि भारत में ग्रीष्म काल में वर्षा होता है, चूंकि पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में चल रही थी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में पूर्वी हवाएं यहां पर व्यापारिक हवाएं चल रही थी। अब ITCZ के ऊपर खिसक जाने से ये हवाएं भी क्या हुई कि ऊपर आ गई, भूमध्य रेखा को क्रॉस करके ऊपर आ गई। और जैसे ही ये ऊपर आती हैं इन पर नियम काम करता है, फेरल का नियम। और फेरल का नियम ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने जिस मार्ग में चल रही हैं उसके दाईं ओर मुड़ जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं इसके विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगी। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो जब यही व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को क्रॉस करके ऊपर आती हैं तो क्या होता है कि इनमें पुनः यहां पर भारत में चूंकि लो प्रेशर हो जाता है तो ये हवाएं इधर मुड़ जाती हैं। दूसरा फेरल का नियम भी यही काम करने लगता है। अब नतीजा क्या होता है कि जब ये हवाएं मुड़ जाएंगी तो ये हवाएं समुद्री क्षेत्रों से काफी लंबी दूरी तय करके आती हैं और काफी लंबी दूरी तय करने के कारण यही हवाओं से क्या होगी, जब अवरोध होगा इनमें नमी की मात्रा अधिक होगी, इनमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। तो जब हवाएं जलवाष्प में की मात्रा अधिक रखती हैं तो वही आगे चल के जब टकराती हैं किसी पहाड़ी क्षेत्र से तो उस पहाड़ी क्षेत्र से टकराने के बाद जैसे जैसे हवाएं थोड़ी सी ऊपर जाती हैं इसमें चूंकि तापमान में कमी देखी जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में गिरावट होती है और उसी तापमान के गिरावट के कारण क्या होती है, बादल का निर्माण हो जाता है और संघनन प्रक्रिया के बाद बादल के निर्माण के बाद वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो ये इसी के कारण होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अभी आगे भी चर्चा करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और विंड का मुड़ना, ये सब चीजें हो गई हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में ये क्रियाविधि हमने आप देख ली कि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। कब कब होती है ये भी समझने का। जो ITCZ है इसका खिसकाव चूंकि अभी 22 मार्च को सूर्य की स्थिति उत्तरायण हो रही है तो 22 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर है,
लेकिन भारत के स्थलीय भाग पर अगर हम बात करें तो केरल में लगभग ये मार्च अप्रैल मई तक, मई में हमें देखने को मिलता है कि मई तक भारत में इसकी एंट्री हो जाती है। ITCZ का जो मूवमेंट मई में हमें देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध में खिसकते हुए भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो ये बातें आप समझ गए होंगे और इसी के कारण भारतीय मानसून का जन्म होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद पढ़ेंगे हम भारतीय मानसून में। अभी हमने देखा कि कैसे ग्रीष्म ऋतु में मौसम को लाने का कारण ये हवाएं बन रही हैं, ITCZ कैसे खिसक रही है, सूर्य की स्थिति कैसे परिवर्तित हो रही है, इनकी एक बेसिक चीजें हमने समझने का प्रयास किया आज की इस वीडियो में। इसके बाद की वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे वर्षा ऋतु। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।